ध्यान से सुनो। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। कब हुई? 1789 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अतिरिक्त 18वीं शताब्दी में फ्रांस की क्रांति भी हुई। इस क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ा। व्यापक का मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ा प्रभाव, बुरा प्रभाव जिसको बोलता है। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव बहुत बुरा पड़ा, न पड़ा जी। राजशाही समाप्त कर दी गई। राजशाही का मतलब क्या हुआ? राजशाही जो सर राजा का थी में रहता था, राज दरबार जिसको कहते हैं। राजशाही का मतलब राजा का शासन जी। राजशाही राजा का शासन जो चलता था, तानाशाही जो चलता था, उनको समाप्त कर दिया गया जी। फ्रांस की क्रांति में उनको समाप्त कर दी गई। यद्यपि यह व्यवस्था थोड़े समय के लिए ही चली। अमेरिका जैसी अस्थायी गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में नहीं हो सकी, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जिस भावना का विकास हुआ, उसे विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित किया गया। एक अमेरिका में तो ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि अमेरिका में सिर्फ प्रभाव पड़ा, अगल बगल देश का सब पर प्रभाव पड़ा, सब उससे सीखा। पड़ोसी में कुछ हो जाता तो उनसे सीखना पड़ता है ना, वो भी। 1789 के पूर्व फ्रांस में जो स्थिति व्याप्त थी, उसे पुरातन व्यवस्था या प्राचीन शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1789 के पूर्व के क्या जाना जाता है, ये प्रश्न आ जाएगा। 1789 के पूर्व फ्रांस की जो स्थिति थे, उसे क्या कहते थे? पुरातन व्यवस्था। पुरातन व्यवस्था 1789 के पूर्व को पुरातन व्यवस्था कहते थे। 1789 से पहले की व्यवस्था को पहले की सर। हाँ। यद्यपि 18वीं शताब्दी में फ्रांस विशाल साम्राज्य का स्वामी और शक्तिशाली राज्य था तथा अन्य यूरोपीय राज्यों से इसकी बेहतर थी, परंतु आंतरिक रूप से यह खोखला हो चुका था। इस समय सामंती व्यवस्था का बोलबाला तो समाज 3 वर्गों में विभक्त था। 3 वर्ग को होगा। पहला वर्ग कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और साधारण वर्ग। समाज 3 भाग में बटा हुआ था, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और साधारण वर्ग। जैसे अभी ठाकुर का एक ओम प्रकाश वाल्मीकि का कविता है, जिस पर पूरा बहस चल रहा है। राज्यसभा में मनोज झा ने ठाकुर का कविता गाया और उस पे पूर्ण रूपेण बहस चल रहा है। वो किसी जातिवाद को लेकर के नहीं बोले, लेकिन क्या मतलब नेता का होता है, वो अपने आप में दोनों ठाकुर के लेकर के विवाद चल रहा है। किसी ने बोला कि हम ठाकुर पर क्या किया है। हेलो। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। प्रश्न आएगा, फ्रांस में किस वंश का शासक था? बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश। कौन? बुर्बो राजवंश। राजा अनियंत्रित सत्ता का स्वामी। अनियंत्रित सत्ता, राजा के जो सत्ता थे, मतलब सही सलामत किसी का सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे, किसी का स्वास्थ्य सही नहीं करवा पा रहा था, मतलब अनियंत्रित था। उसके नियंत्रण में कोई नहीं था, उसके अधीन में कोई नहीं रहता था। ऐसा हो गया बुर्बो राजवंश में। फ्रांस में प्रतिनिधित्व संस्थाओं का सर्व अभाव, यद्यपि स्टेटस जनरल नामक प्रतिनिधि सभी। यद्यपि 1614 के बाद इसकी बैठक हुई। राज्य में नई कानून एक रूपता का सर्वथा अभाव था। राजा की इच्छा ही कानून थी। वह राजा ऐसा था कि बोलता था मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा इच्छा ही मेरा कानून है जी। भला उस राज्य में रहने वाला प्रजा कैसा होगा जो कि कहेगा कि राजे की इच्छा। राजा अगर बीमार पड़ा तो पब्लिक के पैसा ले करके ही इलाज होगा। ऐसा शासन था। उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। राजा और उसके कुलीन ऐश आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे।
चर्च भी राज्य में अत्यंत प्रभावशाली था, संस्था थी चर्च। जनसंख्या का लगभग 90% किसान था। जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत? 90% किसान था, परंतु 60% भूमि पर कुलीन था, कुलीन। और चर्च बड़े भूस्वामी का ही अधिकार था। कुलीन और चर्च कर नहीं देते थे। प्रश्न आएगा, टैक्स कौन नहीं देते थे? कुलीन और चर्च कर नहीं देते थे। वो कर नहीं देते। नहीं देते थे। करों का बोझ साधारण जनता पर ही था। कर का बोझ सिर्फ साधारण जनता के पास ही था। क्रांति के पूर्व फ्रांस की जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि ने अनेक समस्या उत्पन्न कर दी। जनसंख्या का वृद्धि हुआ और वृद्धि होने के बाद यह अनेक प्रकार का समस्या उत्पन्न कर दिया। अनाज के उत्पादन में कमी के कारण आपूर्ति कम हो गई। अब खपत ज्यादा है, उपज कम रहेगा, तो स्वाभाविक है बढ़ेगा महंगाई या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अतः अनाज विशेष पाव रोटी जो साधारण का भोजन था, जन साधारण सब खाता था पाव रोटी घर घर, वो भी भारी पड़ गया। कीमत में अप्रत्याशित उछाल आ गई। पाव रोटी पूरा महंगा हो गया। वहां महंगाई से कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों मजदूरों की स्थिति अधिक खराब हो गई। महंगाई आ गया। इधर कुछ दिन पहले टमाटर का भाव अपने यहाँ देखा कितना महंगा हो गया।